नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ हैं संयम, जिन्होंने गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 92 अचीव किया है। तो जानेंगे आज इनसे इनकी कहानी कि कैसे इन्होंने ये माइलस्टोन है ये अचीव किया। इनकी सक्सेस में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसला तब ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो सबसे पहले मैं ढेरों बधाइयां देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ संयम आपको कि आपने ऑल इंडिया रैंक 92 अचीव करी। थैंक यू सर। मीन्स अ लॉट। तो और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि सबको पता चल सके। हाँ, संयम। Hello everyone. My name is Sayyam Vashni. I live in Bisoli, which is in Badaयूं district in Uttar Pradesh. I completed my graduation from IET Lucknow, and in my final year of graduation, I got 616 rank with a grade score of 497. And by that rank, I got admitted to IIT BHU. And right now, I am in my first year of my master. And this year, I got 92 rank with a grade score of 716. ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं संयम, जो आईआईटी में मास्टर करने जाते हैं, हालांकि वो उस टाइम इतनी डिसेंट रैंक अचीव नहीं कर पाते जैसे आपने बताया। फिर आप मास्टर के साथ प्रिपरेशन करते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर के साथ कि मैं आईआईटी ज्वाइन कर लेता हूँ, मे बी अब की बार मैं वो जो चाहत वाली रैंक है वो प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या मैं मास्टर करूंगा तो उसके साथ रैंक ला पाऊंगा? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। तो आप उनको बताइए कि कैसे, मतलब आपने प्रिपरेशन आईआईटी के साथ करी है, तो क्या आपका रूटीन रहता था? मतलब कैसे आपने मैनेज किया सब कुछ अपनी मास्टर की पढ़ाई के साथ, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया आपने? हाँ सर, बिल्कुल मास्टर्स के साथ मैनेज किया जा सकता है। हम्म। तो होता ये था कि जैसे बीटेक में हम सेमेस्टर देते थे, तो हमें अपनी नेचर पता होती है कि अगर मैं हम्म। सेमेस्टर से 2 दिन पहले अगर पढ़ के निकाल सकता हूँ सेमेस्टर, तो वो कॉन्फिडेंस बीटेक में ही पता चल जाता है अपना नेचर जो होता है। तो सर हमने तो कई सारे सेमेस्टर ऐसे ही दिए हैं, तो बिल्कुल। हमें पता था कि हाँ, और कई सारी मेरे सीनियर से भी बात हुई थी कि मास्टर्स में इतना कोई लोड नहीं है, तुम आ जाओ और एक डिसेंट आईआईटी ले लेना जिसमें ज़्यादा लोड ना रहे। तो मुझे लगा कि फिर मैंने सर आपसे भी बात की है मैंने, और अंकुर सर से भी बात की थी। तो मुझे लगा कि आईआईटी बीएचयू ज्वाइन कर लेते हैं, और सर यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। हम्म। मैंने तो मैनेज कर लिया था। और दूसरा सर ये होता है कि अपनी प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो मुझे पहले से था कि गेट ही करना है, और सेमेस्टर भी सर मैंने यहाँ पर 1-2 दिन पहले पढ़ के ही दिए हैं, और डिसेंट सा सीजीपीए भी बन गया। ऐसा कुछ हम्म। रहा नहीं। हम्म। तो संयम, मतलब आपने इंडिविजुअली प्रिपरेशन करी अपनी खुद की, या फिर आप ग्रुप बना के, मतलब आपस में सारे फ्रेंड्स है वो करते थे यहाँ पर नहीं बीएचयू में? सर, मैंने नहीं। हाँ, बीएचयू में तो सर बहुत अच्छा माहौल है प्रिपरेशन का। सब लोग मतलब अगर 40 बच्चों का अगर बैच है, तो उसमें मतलब एटलीस्ट 30 बच्चे तो गेट की ही करते हैं, बहुत क्योंकि बढ़िया है, सब क्योंकि प्लेसमेंट का भी यही सिनेरियो है। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो माहौल है ना, वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। अगर आपका दोस्त आपको आके असाइनमेंट के मार्क्स डिस्कस करेगा तो आप भी नेचुरली ड्राइव हो जाओगे कि असाइनमेंट में अच्छा करना है। बट अगर आपके दोस्त सारे या सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो क्लास में सब गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ही मतलब लग जाओगे कि यार मेरे को भी करना है, सभी कर रहे हैं, तो वो माहौल मिल जाता है आपको। तो ये बहुत अच्छा है कि आईआईटी बीएचयू में बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और साथ ही साथ गेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और आपको एकदम फ्लेक्सिबल एटमोसफेयर मिलता है। तो हाँ ये सर। उन बच्चों के लिए आंसर है जो मास्टर करना चाहते हैं और साथ में गेट एग्जाम में आगे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आप रह के आराम से कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ रहिए। अगर आप एक डिसेंट रैंक लेके आए तो उसको और इम्प्रूव करने का आपके पास मौका रहता है, आप मास्टर ज्वाइन करके वहां से कर सकते हैं। तो संयम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी गेट प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? आपने कब पहली बार ऐसा सोचा कि मुझे गेट एग्जाम करना चाहिए? कब आपके मन में ख्याल आया? और आपने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करी? सर
गेट से पहले तो सर मैं काफ़ी कुछ कर रहा था। जैसे हम्म मेरे बड़े भाई भी बीटेक कर रहे थे, तो वो हम्म कंप्यूटर साइंस से कर रहे थे। तो मैंने हम्म कोडिंग भी फर्स्ट ईयर में किया था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किया था कोडिंग कि कॉलेज जब मुझे आईआईटी लखनऊ मिला था केमिकल, तो मुझे लगा कि अब मैं हम्म मतलब केमिकल के बारे में इतना मुझे आइडिया था नहीं, तो मुझे लगा कि मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उठाऊँगा, तो मैं कोडिंग करना हम्म। स्टार्ट कर दिया मैंने। लेकिन ठीक फिर है। उसमें मेरा मन नहीं लगा। तो फिर जैसे हम सेमेस्टर हो जाते थे, तो मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ था छुट्टी पे। हम्म तो वहाँ पे मेरे भाई यूपीएससी का कर रहे थे प्रिपरेशन, तो वहाँ से मैं वहाँ डाइवर्ट हो गया, हम्म फिर मैं यूपीएससी का करने लग गया। फिर उसके बाद सर एक दिन क्या हुआ कि प्रोफेसर पढ़ा रहे थे क्लास में मैकेनिकल ऑपरेशन, तो उन्होंने हम्म अर्गन इक्वेशन लिख दी, मतलब कंबाइंड कोजनी कार्बन और हम्म बर्के प्लमर इक्वेशन एक साथ लिख दी, तो मैं डर गया क्योंकि पढ़ तो रहा ही नहीं था मैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा, फिर मैंने तो सोचा फिर समय लगा करके, मतलब जो तुम कर रहे हो बीटेक, और 4 साल बाद तुम पास तो कर लोगे पढ़ के, मतलब हम्म सेमेस्टर 2-4 दिन पहले, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम्म क्योंकि यूपीएससी तो बाद में भी हो जाएगा, बीटेक हम्म के बाद भी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो सर अब ये था कि अब मैं पढ़ूँ कहाँ से? क्योंकि कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनका मुझे सब समझ में आता था नहीं। हम्म तो फिर ये वाली बात मैंने अपने भैया को बताई थी। तो वो भी बीटेक ही कर रहे थे उस टाइम। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा अनअकैडमी का कि ये हम्म 7 डे का फ्री टाइम चल रहा है, तू एक्टिवेट कर ले और पढ़ ले। तो मैंने कहा हम्म ठीक है देखता हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं था सर गेट के बारे में, क्या गेट करना है या नहीं करना है। तो मैंने सर उसमें मेरा एक्टिवेट हो गया वो, तो मैंने सर सर्च बार पे सब्जेक्ट का नेम डाला मैकेनिकल ऑपरेशन। सर हम्म मुझे टीचर्स के बारे में भी कोई जानकारी थी नहीं उस टाइम तक कि कौन पढ़ाता है क्या है। हम्म तो उसमें सबसे पहला कोर्स जो आया था सबसे ऊपर लिस्ट हम्म में, वो अंकुर सर का था। मैंने हम्म क्लिक कर दिया। मुझे बस पढ़ना था, सेमेस्टर निकालने थे। और सर हम्म यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट था, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था टीचर से। जैसे एनपीटीईएल के लेक्चर्स पड़े होते हैं, मेरे नेचर के अकॉर्डिंग मैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत बोरिंग लेक्चर्स हो जाते हैं। मतलब हम्म नॉलेज बहुत है सर उन लेक्चर्स में, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, जेम लेक्चर्स हैं, बट मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अनअकैडमी पर वो अंकुर सर का मैंने कोर्स खोला, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और सर उस टाइम मैं 7 दिन घर पे आया हुआ था छुट्टी में सेमेस्टर के बाद, कि अब मौज हम्म मौज मारेंगे घर पे। अब 7 दिन की छुट्टी पे आया तो 7 ही दिन का फ्री ट्रायल था। हम्म अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब और घर वाले कह रहे हैं कि तू इतना क्यों पढ़ रहा है, मतलब परेशान हो गए। रात-रात भर मैं लेक्चर देखे जा रहा हूँ। तो मुझे इतना मज़ा आने लग गया था ना कि मैं देख रहा था सर, अंकुर सर हर एक बच्चे का रिप्लाई करते थे और जिस तरीके से पढ़ा रहे थे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करने लग गया। तो मुझे हम्म मज़ा आने लग गया था। और फिर 7 दिन पूरे हुए और अनअकैडमी का भी मकसद पूरा हो गया। 7 दिन वाला मेरा कोर्स पूरा हो ही नहीं पाया था मैकेनिकल ऑपरेशन का। तो फिर मुझे लगा कि अब आधा-अधूरा कोर्स बीच में छूट गया तो मुझे लगा मुझे लेना पड़ेगा ये। फिर सर मैंने गेट का सोच के नहीं लिया था, मैंने फिर ले लिया इसको कि चलो सेमेस्टर हो जाएँगे। हम्म फिर मैंने कोर्स लिया था अनअकैडमी का। अंकुर सर से मैंने बात की थी, तो मैंने ले लिया हम्म था। फिर अंकुर सर ने गाइड किया कि ऐसे-ऐसे तुम्हारा मैं करवाऊँगा सिलेबस कंप्लीट, ऐसे-ऐसे उनकी गाइडेंस में मैं पढ़ने लग गया था। हम्म तो फिर मालूम पड़ा कि अंकुर सर 6 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो बाकी हम्म के बचे 4-5 सब्जेक्ट मैं कैसे करूँगा? तो हम्म फिर मैंने सर सर्च किया, फिर उसमें आपका नाम आया था। और सर मैं जानता तो मैं आपको भी नहीं था उस टाइम, लेकिन ये था कि आपकी जो वॉच टाइम थी वो सबसे ज़्यादा थी उस टाइम। हम्म तो मैं तो सर उसी को देख कर के मैंने क्लिक कर दिया आपकी प्रोफ़ाइल पे। तो मैंने फिर देखा कि आपके जो 4-4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, वो 4-5 फिर वो मैंने वहाँ, जैसे आपका तो मैंने सीआरई किया हुआ है सर आपका, मैंने प्रोसेस कैलकुलेशंस आपका किया हुआ है, फ्लूइड मैकेनिक्स और सीआरई। हम्म और हाँ, थर्मो और एफएम भी सर आपसे किया हुआ है मैंने। हम्म। ठीक बाकी है। के सब सब्जेक्ट बचे वो आपसे किए थे और बाकी के आधे मैंने अंकुर सर से किए। हम्म। तो आपने मतलब टाइमलाइन में एग्जैक्टली कब से ये जो काम स्टार्ट किया, थर्ड ईयर हाँ, में आपने स्टार्ट कर दिया था? हाँ सर ये थर्ड ईयर की स्टार्टिंग रही होगी। थर्ड ईयर की बिल्कुल स्टार्टिंग। ठीक है। और बाद में आपने फाइनल ईयर में एग्जाम दिया होगा या थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ, हाँ सर मैंने थर्ड ईयर में दिया था, लेकिन वो प्रिपरेशन थी नहीं, बस ऐसे ही दे दिया था। उसमें मेरे हम्म, क्लियर ही नहीं हुआ था, 23.67 मार्क्स थे मेरे अच्छा 2023 में। अच्छा। हम्म। और उसके बाद में आपने फाइनल ईयर में दिया। अच्छा, थर्ड ईयर में आपने कितने सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे? सर सब्जेक्ट तो हो भी नहीं पाए थे सर मेरे। मैं सोच के गया था कि मैथमेटिक्स में कुछ सॉल्व कर लूँगा, रीज़निंग जो आती है वो हम्म एप्टीट्यूड पार्ट वो मैं सॉल्व कर लूँगा। हम्म और कुछ-कुछ जो हम्म छोटे-छोटे सवाल होते हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, हीट ट्रांसफर के जो होते हैं, जो हम हम्म बीटेक में भी
जो हमारा जेई के टाइम से होता है ना, थोड़ा-थोड़ा पड़ा होता है, हीट ट्रांसफर, हम्म अ, हम्म पॉलीमर शिफ्टर हो गए, सीटी का पहला पार्ट, तो मैंने सोचा कि बस वही अटेम्प्ट कर लूँगा और हम्म बस इतना ही था। बाकी मैंने ऐसा कोई सब्जेक्ट फिनिश ऐसा नहीं किया था कि मैं गेट दूँगा। बस भर दिया था कि आगे चल कर के क्या पता अगर मैं गेट दूँगा तो भर देता हूँ। फॉर्म तो सभी भर रहे हम्म। थे साथ में, दोस्त वगैरह। ठीक है। तो देखो एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए। सबसे खास बात ये है यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीयर 3 कॉलेजेस से आते हैं, तो जब वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को देखते हैं तो वो मेस्मराइज रह जाते हैं। कारण ये है क्योंकि कोचिंग टीचर है वो आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने का काम करते हैं। ओबियसली आप जब कभी भी कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर एक जगह ऐसा रहता है कि मेरे को यहाँ से 4 साल में जब मैं निकलूँ तो मैं नॉलेज लेके बाहर निकलूँ। बट वहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है कि यार मतलब मैं चाहता तो हूँ सीखना, बट वो वैसा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं मिल रहा है। बट जब हम आपको मजबूर करते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, या फिर आप जब ट्रिगर होते हैं कि आप क्यूरियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि उसको फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना ही एक कोचिंग टीचर की है वो सबसे बड़ी खासियत होती है। नहीं तो नॉलेज आज के टाइम पे सोर्स कितने सारे अवेलेबल हैं, बट इंगेज आपको रखना चीज़ों के साथ और उसको डिलीवर करना ज्यों का त्यों एग्जाम्स के मुताबिक, तो उससे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। इसी यही वजह होती है जिससे आप मेस्मराइज रह जाते हैं। बाद में आपने थर्ड ईयर के अंदर अटेम्प्ट किया, आप इवन देखो कितना आप लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे कोई बता सकता है जब वो लगातार पढ़ ही रहा है। सेमेस्टर केवल एक दिन पढ़ के निकाल रहा है, बट सब्जेक्ट को सीखने के लिए 7 दिन लगातार बैठ के पढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस वो कितना प्रोफाउंड होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फाइनल ईयर में आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही वो कैसी रही। मतलब आपने थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट किए थे, बाद में क्या फाइनल ईयर में मेरे को गेट देना है, तो शायद क्या आपके अंदर थोड़ी सीरियसनेस आई कि मेरे को अब गेट एग्जाम थोड़ा गंभीरता से देना चाहिए। हाँ सर, मैंने थर्ड ईयर में ही जब मैंने 1-2 महीने जब मैंने लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए थे, तो मुझे हम्म डिसाइड हो गया था कि मुझे करना तो गेट ही है। क्योंकि मुझे हम्म मज़ा आने लग गया था प्रिपरेशन में। कि अब गेट में हम्म क्योंकि कॉलेज से भी मैच कर रहा था कि मैं हम्म यहाँ सीआरई पढ़ रहा हूँ आपसे और फिर हम्म सेमेस्टर्स में भी नंबर आ रहे हैं, वो हेल्प कर रहा है। तो मुझे मज़ा आने लग गया। हम्म मैंने कहा ठीक है, ये तो फ़ायदा ही हो रहा है। तो इसी बहाने मैं हम्म चलो गेट कर लूँगा। फिर मैंने ऑप्शंस देखे, गेट पीएसयूज़ मिल जाते हैं, आईआईटीज़ में एमटेक कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं यही करता हूँ। ठीक सर है। क्वेश्चन करना, क्वेश्चन ही भूल गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, देखो हमने आपको ये बताया कि फाइनल ईयर जो है उसमें आपने कैसे हाँ फिर सर, हाँ। मतलब गेट एग्जाम अप्रोच किया, आपने क्या क्या किया। हाँ। फाइनल ईयर में सर ये हुआ था कि सबको सिंगल रूम अलॉट हो जाते हैं कॉलेज के द्वारा। तो मुझे ये था कि सिलेबस पूरा करना है। हम्म सिलेबस पूरा करने के चक्कर में जैसे सर आपके मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के मैंने नोट्स ही प्रिंट करा लिए थे। मैंने हम्म मैंने सोचा कि टाइम बहुत लग जाएगा अगर मैं एक-एक लेक्चर करके और उसी में मैंने जो ऐड होता था मैं उसी में कर लेता था। तो ऐसे ही सर मैंने हम्म बस लेक्चर्स देखे और प्रैक्टिस की कमी रह गई सर मेरी फाइनल ईयर में। मैंने जैसे पीवाईक्यूज़ है मान लीजिए 2000 से 2023 तक के, मान लीजिए 3000 क्वेश्चन का सेट है, तो मैंने 1000 से भी कम क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। पीवाईक्यूज़ पूरे ही नहीं हो पाए थे हम्म मेरे। प्रैक्टिस की कमी थी बहुत हम्म ज़्यादा। बस लेक्चर्स देख रहा हूँ और नोट्स बना रहा हूँ। बस यही किया था हम्म मैंने। क्योंकि टाइम नहीं था और सर टाइम नहीं था, इसी चक्कर में मैंने सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी मैंने मिस कर दी थी अ, थर्ड ईयर हम्म के एंड में। गेट ही करना है मुझे, हम्म क्योंकि गेट में सर प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था सब्जेक्ट हम्म खत्म करने में। तो इसी चक्कर में सर जैसे मुझे अभी भी याद है सर, 2024 में जो लास्ट ईयर जो था मेरा लिए, 2 दिन पहले जो पीवाईक्यू की बुक जो होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स के सर मैंने आपसे पढ़ रखा था। तो उसके में कई सारे टिक लगे हुए थे क्वेश्चन जो आप क्लास में करा देते हैं। वही सब किए हुए थे, बाकी मैंने अलग से कोई क्वेश्चन लगाए नहीं। अब पेपर से 2 दिन पहले मैं लगा रहा हूँ गेट के, तो मेरे से हो ही नहीं रहा वो सॉल्व। और मैं मतलब आँखों से आँसू निकल रहा है मेरा। मैंने कहा यार ये मैं कर चुका हूँ, टिक भी लगा चुका हूँ, लेकिन वही प्रैक्टिस की कमी थी सर। सिर्फ नोट्स बना लेने से, देख लेने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे गेट में अगर रैंक लाना है। बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए आएगी ही नहीं। ये तो मुझे तभी पता चल गया था। और गेट से 2 दिन पहले मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ अगले साल की, कि मैं ड्रॉप हम्म लूँगा और ये टेस्ट टेस्ट सीरीज़ भी मैंने सर एक खरीदी थी, वो भी मैंने दी ही नहीं मतलब।
मैंने मुश्किल से 4 या 5 फुल लेंथ दिए और उसमें भी ऐसे बेकार ही नंबर आए थे और इतना था ही नहीं, लेकिन 616 आ गई, क्योंकि वो होता है ना, ऐसा एक इफेक्ट होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तुम पढ़ते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे दिमाग में है वो सब चीजें, जैसे डिसेंट ट्रैक आ गई थी। फिर मैं इससे सर फिर ये हुआ कि ड्रॉप लेना है कि अब आईआईटी ज्वाइन करना है, क्योंकि मिल तो जाता है इस रैंक पे मुझे आईआईटी। तो मेरे सीनियर से बात हुई कई सारे, तो बोले कि मैं भी आईआईटी आ रहा हूँ, मैं बीएचयू ज्वाइन कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, हम सब साथ में तैयारी करेंगे। तो 2 दिन पहले सर मैंने फॉर्म, बीएचयू का बंद होने वाला था, उससे 2 दिन पहले मैंने फॉर्म भर दिया बीएचयू का, मैंने कहा चलो भर देते हैं, चले जाएंगे, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि बीटेक में मालूम था कि तुम पास तो कर ही लेते हो सेमेस्टर पढ़ करके 2-4 दिन पहले। यहाँ पे ये होगा कि एक हफ्ता पढ़ना पड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अब डिसाइड हम पहले मतलब उस कला में तुम्हें पूरी पारंगतता है कि पेपर पास कैसे करना है। सर वो रंग, वो जो चीज थी ना सर, वो फर्स्ट ईयर में आई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में। हम सर ऐसे ही खाली हाथ गए थे, तब मैं सर जेई के अटेम्प्ट भी दे रहा था फर्स्ट ईयर में। तो सर कुछ आता ही नहीं था, और रात में पढ़ा हूँ, जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, रात में पढ़े हैं, 8 बजे क्वांटम खरीद के लाते थे, छोटी बुकलेट बाहर से, बस वो देख रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर, और सुबह को पेपर में उल्टी कर दी, बस जो आया बस उतार दिया, और पास भी हो गए। मतलब सर पास भी हो जाते थे अच्छे नंबरों से, और सर ये भी था कि कई सारे बच्चे फेल भी हुए हैं, और जो जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए थे वो 4 साल, मतलब उनका सदमा बैठ गया था, वो इतना पढ़ते थे मेरे कुछ दोस्त कि वो गेट कर ही नहीं पाए इसी चक्कर में, वो सेमेस्टर ही करते रहे। बिल्कुल। तो ये आपकी रही फाइनल ईयर में, उसके बाद अब असली कहानी स्टार्ट होती है जब बुद्धि के अंदर ये बात घुस गई कि भाई बिना सवाल निकाले बगैर गेट एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है, चाहे तुम कितनी थ्योरी याद कर लो। तो अब इस ज्ञान को लेके तो आईआईटी बीएचयू पहुंच गए, अब वहां पर क्या स्टार्ट किया तुमने? हाँ सर, ये जुलाई में मैंने, मिड जुलाई में यहाँ पे हम आ गए थे, तो मैंने हम्म टेस्ट सीरीज पहले से खरीदी थी, दो हम्म टेस्ट सीरीज मैंने खरीदी थी। मैंने कहा कि इस बार हम्म सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, और पीवाईक्यू में ऐसे लगाऊंगा कि 10 के 10 सब्जेक्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 250 सवाल हैं, तो पूरे लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए हम्म इसमें। हम्म हम्म और मैंने यही किया, मैंने मैंने सब्जेक्ट पकड़ा जैसे मैकेनिकल ऑपरेशन, और बुक हम्म पकड़ी, उसका पहला सवाल सब लगाते चला गया लाइन से, सारे हम्म क्वेश्चन लगाए। इस बार मैंने सर पीवाईक्यू एक भी नहीं छोड़ा है, जैसे हम्म 90s के नहीं किए हैं, 90s के मैंने कुछ कुछ किए हैं जो सर आपने क्लास में करवाए थे, आप कराते हैं 90s के पीवाईक्यू, वो मैंने सब किए हम्म हुए थे, जो आप। हम्म हाँ, सारे पीवाईक्यूज मैंने सर, ये था कि कुछ सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज मैंने 2 बार लगा लिए, किसी के मैंने एक ही बार लगाए थे, ज्यादा मतलब पीवाईक्यूज नहीं लगाए, लेकिन सारे लगा लिए थे मैंने, और टेस्ट सीरीज भी मैंने दी थी इस बार। ऐसा नहीं था कि, पर ये था कि 2 टेस्ट सीरीज मैंने खरीद ली थी, तो तब तो मैं नहीं दे पाया सारे टेस्ट, हम्म लेकिन मैंने डिसेंट जितना होता है उतना मैंने दे दिया था। आपने कितने नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने लगभग कितने नंबर दिए होंगे, मतलब कितने टेस्ट आपने दिए होंगे? मैंने सर दिए होंगे 20 से 25, आराम से दिए होंगे। ठीक है। तो आपने 20-25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए, साथ ही साथ आपने पीवाईक्यू भी अच्छे से किया, मतलब आपका जब आईआईटी में प्रिपरेशन रहा तो उसमें मेजोरिटी इसी चीज पे फोकस रहा कि मेरे को सारे पीवाईक्यू सोल्व करने हैं प्लस मेरे को टेस्ट देने हैं। तो सर ये, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, हम्म मेरे जो फुल लेंथ नोट बनाए थे जो मैंने बीटेक में फाइनल ईयर में, हम्म वो मैंने इस बार रिवाइज ही नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए, जितने फॉर्मूलेज होते हैं गेट एग्जाम को सर आप फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट जो जो चीजें आती हैं पीवाईक्यूज कर लो, टेस्ट सीरीज लगा लो। और मैंने हम्म शॉर्ट नोट्स की एक बुक, खुद से ही मैंने एक रजिस्टर बनाए थे, जिसमें हम्म मैंने सब कुछ मतलब होता है, जो जो हम्म पॉसिबल जहाँ से कुछ सकता है, सारे फॉर्मूलेज मैंने लिख लिए थे, और बस उसी को मैंने पढ़ा है। मैंने फुल नोट्स जो मेरे रखे हुए हैं इतने मोटे मोटे, वो मैंने पढ़े ही नहीं है इस बार। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ऑब्जर्व करने वाली, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जिनको ये इंसाइट नहीं होता ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो पता क्या करते हैं, सेमेस्टर की तरह फुल नोट्स को रट्टा मारते रहते हैं, उनको लगता है कि फुल नोट्स का रट्टा मारने से एग्जाम्स क्रैक हो जाएंगे, गेट एग्जाम में रैंक आ जाएगी, जबकि ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको अगर गेट एग्जाम में रैंक चाहिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, सवाल आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चंस करना आप सीख गए हैं, आपको पता है कि ये कोरिलेशन ऐसे ऐसे यूज होते हैं, तो भी आपकी गेट एग्जाम में रैंक आ जाएगी। और देखो हमारे सामने प्रत्यक्ष, ठीक है ना, संयम बैठे हुए हैं जिन्होंने फुल ऑन नोट्स को खोल के भी नहीं देखा कभी, इन्होंने उनको याद करने की कोशिश नहीं हाँ करी,
अपने फॉर्मूले लिखे कि हाँ ऐसे ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, ये फॉर्मूले हैं जहां से बनता है, और क्वेश्चन बैठ के सोल्व करे, इतने से इतना काम हो गया। तो देखो कितना लाइट हो जाती है आपकी पढ़ाई, कि आपका फोकस केवल इन चीजों पे रहेगा। नहीं तो फिर इतने सारे नोट्स बैठ के रट्टा मारो, वो सेमेस्टर में जाके लिखना थोड़ी ना है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो आप यहाँ से सीख सकते हो। सर ये चीज जो थी कि क्वेश्चन से ही निकलेगा गेट, ये सिर्फ आपने बताई है सर, और ये मैं आप ही से ही जान पाया हूँ। लिटरली सर आपके सेशंस होते थे क्लास के बीच में ही सर, आप कम से कम आधे एक घंटे का हो जाता टाइम, कि आप यही बता रहे हैं कि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस निकलेगा ही नहीं गेट। तो मैंने लिख लिया था एक कॉपी पे, मैं जो नोट्स होते थे ना फुल लेंथ, उनके पहले पेज पे लिख लेता कि विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग निकलेगा ही नहीं ये। बिल्कुल। देखो तो हम ये तो सर आप ही क्लास ने में बताया। आधे घंटे रोज यही गीत गाते थे। क्यों गाते थे? क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के तरीके में रट्टा मारना इनहेरेंट हो जाता है, सवाल निकालना इनहेरेंट होता नहीं है, क्योंकि आदत ही नहीं है। तुम अब जानबूझ के बार बार हर क्लास के अंदर कि क्वेश्चन निकाल लो, अपना भला चाहते हो तो, गेट एग्जाम में रैंक लाना चाहते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे लो, क्वेश्चन बैठ के रोजाना सोल्व करो, मल्टीपल टाइम करो, क्लास में चलो और नहीं हो रहे तो मैं जो क्लास में करवा रहा हूँ वही कर लो। रोज मैं इसी चीज की इंपॉर्टेंस समझाया करता था कि तुम अगर गेट एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो केवल इसी से हो सकता है अपना बेड़ा पार, नहीं तो तुम रटते रह जाओगे, एग्जाम में बैठोगे तो ब्लैंक हो जाओगे, क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्योंकि जो चीज हमने करी नहीं होती है वो होती नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हम रोज ज्ञान दिया करते थे इस चीज को लेके। अगर मेजर जो क्लास में पढ़ाई के अलावा दूसरा डिस्कशन का अगर परसेंटेज निकाला जाए ना, तो 90% डिस्कशन केवल इस बात पे ही मैं करता था कि क्वेश्चन सोल्विंग करना गेट एग्जाम में कितना जरूरी है। अगर आप गेट एग्जाम को क्रैक करने आए हैं, आपका सपना है, तो जिस चीज पे काम करो वो क्वेश्चंस करो आप सोल्व, आप मास्टर हो जाओगे। आपको पता चलने लग जाएगा कि ऐसा सवाल आता है ऐसे रिस्पोंड करते हैं, ऐसा आता है ऐसे रिस्पोंड करते हैं। तो उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लोगे। एग्जाम में बैठे होंगे, 65 प्रॉब्लम होंगी, तो उनमें से मेजर क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है संयम। तो संयम ने यही स्ट्रेटजी लास्ट में अल्टीमेटली जाके अडेप्ट करी, और गेट में एग्जाम में 92 रैंक है वो अब की बार अचीव करी है। आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे ये सक्सेस, ये रैंक जो आपने अचीव करी है, किसको डेडिकेट करते हो संयम आप? और सर सबसे पहले तो पेरेंट्स का, कि कांस्टेंट सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का। हम होता सर ये है कि हम देख नहीं पाते हैं उस चीज को कभी भी, कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है। घर वाले सर मेरे इतने चिल रहते हैं कि हम्म। जैसे सर अभी बीटेक मेरा कंप्लीट हुआ, तो पापा हम्म। बोले कि ड्रॉप ले लो, घर पे बैठ के आराम हम्म। से तैयारी करो, दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सर मैं, मेरा दिमाग, मैंने कहा कि मैं चैलेंज लूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ जाऊंगा, तैयारी तो मैं कर लूंगा। रैंक सर इतना था कि मैं रैंक निकाल दूंगा अंडर 100 आराम से, मुझे हम्म। पहले भी श्योर था घर पे रह करके। लेकिन ये था कि बाहर अगर जाऊंगा तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, किसी आईआईटी में हम्म। ज्वाइन कर लूंगा। तो बस ये था। और सबसे पेरेंट्स का सर वो सपोर्ट रहा। दूसरा सर टीचर्स, सर आप हो गए, अंकुर बंसल सर हो गए, कांस्टेंट सपोर्ट रहा। आपसे सर मैं बात करता था जो लाइव क्लास जब चलती थी उसमें, एक बार सर मैं आपसे बात कर रहा था, आपकी फ्री क्लास वो होती है, फ्री सेशन जो होती है ना, उसमें गेन हम्म। मार्जिन फेज मार्जिन आप पढ़ा रहे। तो मैं वही पूछ रहा कि सर मैं आपके 2x पे लेक्चर्स देख रहा हूँ और सर नोट्स बना रहा हूँ और इतना ही कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। लेकिन आपने बताया कि सही में तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे मैंने अच्छे करोगे तो से, मेरे कुछ को भी याद है नहीं कि होगा। तुम्हें डांटा था मैंने इस चीज को लेके कि तुम नोट्स बनाते रहना तुम। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छे से डांटा था। फिर मैं वो एकदम घबरा गया, मैंने कि अच्छा मतलब सवाल लगाने ही पड़ेंगे फाइनल ईयर में, मतलब ये आपने तभी बता दिया था, लेकिन फिर भी वो हो ही नहीं पाया था। मतलब हम्म। सिलेबस कंप्लीशन में ही चला गया टाइम पूरा, कि 12 सब्जेक्ट कर लूंगा, पूरे 10 सब्जेक्ट जो होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, उसी में निकल गया सारा टाइम, प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई। इस बार भी सर ये रहा, इस बार भी हम्म। प्रैक्टिस तो मैंने की है, लेकिन वही हम्म। है सर, सिली मिस्टेक। एग्जाम्स में हम्म। इतनी सिली मिस्टेक्स हो गई कि मैं बता नहीं सकता। मतलब हम्म। 15 मार्क्स, 15 से 16 मार्क्स तो ऐसे ही इंक्रीज किए जा सकते थे। अब फिर हम्म। भाई वही इतने कुछ देखो, हो गया उस पर। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 होता है, या फिर हम जिस पोजीशन पे हैं उसमें फर्क बस यही होता है। ये एक बहुत ये चीज मैटर कर जाती है कि एग्जाम में आ उसको भी उतना ही रहा होता है, बट फॉर्चुनेट सिचुएशन उसके लिए होती है कि वो सिली मिस्टेक बहुत कम करता है, या तो अवेयर होता है उनके प्रति, या फिर फॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से। आप सिली मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार अनफॉर्चुनेट भी हो जाते हैं आप, जैसे हो जाता है अनअवेयरनेस के साथ गलतियां हो जाती हैं अपने आप, तो वो फिर थोड़ा सा आपको डाउन ले आता है। नहीं तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि चाहे किसी की रैंक 100 आ रही है, 200 आ रही है, चाहे किसी की 1 आ रही है,
कोई खास फर्क नहीं है, जानते बराबर ही है, ठीक है ना। बस फर्क उस टाइम सिचुएशन का होता है कि आप अगर फॉर्चुनेट हैं तो गलतियां नहीं होंगी, फॉर्चुनेट थोड़े से कम रहे तो फिर थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। अब उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट अल्टीमेट ट्रूथ यही है। तो फिर भी आपने देखो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। अब आगे आप मतलब क्या सोचते हैं कि 92 रैंक लाने के बाद आगे आप क्या देखते हैं? आपको पीएसयूज के अंदर जाना है, या फिर जो गेट स्कोर से आपकी लेती हैं, या फिर आपको आगे क्या प्लान है आपका? अभी तो पीएसयू का ही है कि कहीं हो जाए। हम्म। देखो अभी हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि जो गेट रैंक आई है उसका यूटिलाइजेशन हम कर पाए। जैसे गेल है, ईआईएल है, एनपीसीआईएल है, ये सभी एग्जाम जो लेते हैं, ये मतलब गेट स्कोर के थ्रू अगर लेते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी बनेगी और अच्छा चांस आपका बनेगा। और हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं कि आप अपने स्कोर कार्ड के जरिए वहां तक पहुंचो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे इस चीज की। मैं आपसे बस एक चीज लास्ट में पूछना चाहता हूँ, बस वो ये है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्टूडेंट आता है जो अभी गेट एग्जाम को तैयारी करने की सोच रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, आप क्या रिकमेंड करते हैं उसको कि तैयारी कैसे करनी चाहिए तेरे को? आप कैसे बताओगे उसको? तो शुरुआत में तो सर ये होता है कि हर बच्चा ये सोचता है कि मैं सेल्फ कर लूंगा, कि मैं हम्म यूट्यूब से एनपीटी से पढ़ लूंगा। वो वो संभव ही नहीं है। मैंने भी, हम्म मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी, मैंने सोचा कोचिंग नहीं लूंगा, मैं एनपीटीएल के लेक्चर देख लूंगा, ये बहुत अच्छे हैं, इससे बहुत अच्छे हम्म कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे मेरे। मैं हम्म पीवाईक्यूज लगा लूंगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने हम्म देखने स्टार्ट की, मैं मेरे से हो ही नहीं पाया वो। फिर हम्म कोचिंग हम्म लेनी ही पड़ गई मुझे। फिर मैंने अनअकैडमी लिया। मुझे हम्म मालूम था कि टाइम सर बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपको, कि यहाँ से ये भी हम्म करना है, वो भी करना है। कोचिंग में क्या होता है कि सब पहले से टीचर्स रिसर्च करके बैठे होते हैं कि इतना पढ़ाना है, इससे बाहर आएगा ही नहीं, तो आपका टाइम बच जाता है। हम्म तो फ़ायदा कोचिंग लेने का है सबसे। कोचिंग लेने के बाद आपको टीचर्स को फ़ॉलो करना है, जो आप टीचर्स जिनकी गाइडेंस में अगर आप हैं, उनको फ़ॉलो करो और लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज़ करो डेली फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। जैसे आज अगर आपका लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, तो पहले आपको 1 से लेकर के 8 तक तो पूरा रिवाइज़ कर लो, देख लो कि क्या पढ़ाया। डेली आप रिवाइज़ करो, प्लस पीवाईक्यूज़ लगाओ। और पीवाईक्यूज़ ही लगा, अगर आप टेस्ट सीरीज़ ना भी देते हैं, अगर आप पीवाईक्यूज़ से नोट्स पढ़ ले जाते हैं अच्छे से, पीवाईक्यूज़ पे मतलब मास्टरी आपने कर रखी है, तब भी आप अंडर 100 ऐसे ही ले आएँगे गेट में। बस आप सिली मिस्टेक ना करें। और टेस्ट सीरीज़ अगर देते हैं तो अच्छी बात, आपको मिस्टेक्स ही पता चलेंगी अपनी। मैं तो कहता हूँ हम्म सर, पीवाईक्यूज़ को भी टेस्ट सीरीज़ की तरह ही देना चाहिए, कि टेस्ट में अगर आप बैठे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। गलतियाँ होंगी, उसे नोट करिए कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। कोशिश करें हर संभव कि वो रिपीट ना हो। इस तरीके से ठीक लाई जा सकती है आराम से। ठीक है। तो जैसा कि संयम ने बताया कि इस प्रकार से अगर आप अपनी चीजों को सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करने को अगर आप देखोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा आपको लगेगा। अब वैसे ही आपके पास, आप कॉलेज कर रहे हैं तो टाइम आपके पास वैसे एक स्कार सिटी के अंदर है, बहुत कम अवेलेबल है। तो उसी को आपको यूटिलाइज करना है, तो अगर आपको रेडीमेड चीजें मिल जाती हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और आज तो इतनी चीप रेट के अंदर चीजें मिल रही हैं, 10,000 रुपये में हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। अब 10,000 रुपये तो तुम ऐसे ही खाने पीने के खर्च कर देते हो महीने भर में, ठीक है। तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, आप ये इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे, ये आपके लिए वर्थ इट होते हैं। न केवल आपके लिए आसान बन जाती है प्रिपरेशन जर्नी सेमेस्टर की, मतलब जैसे संयम ने सेमेस्टर के अंदर भी जब सीआरई पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा किया। तो कुछ ग्रेटफुल वर्ड है वो आप अंकुर सर के लिए बोलना चाहोगी, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इंगेज किया सबसे पहले। तो कोई शुक्रिया अदा करना चाहो आप, ठीक है ना? सर तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहो अपना? हाँ सर, आपका और अंकुर सर का तो बहुत बड़ा हाथ है ही सर, आप ही दोनों का ही बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने आपसे ही मेजर सब्जेक्ट थे, मैंने अंकुर सर और आपसे ही किए हैं। बाकी मैंने अदर टीचर से भी, जैसे जब शैलेंद्र सर थे तो उनके प्रैक्टिस सेशन देख लिया करता था। मनीष सर के मैंने पीएसयू के बहुत सेशन देखे हैं। एफएम के मैंने सुमित सर के भी देखे थे। तो सर, टीचर का बहुत बड़ा रोल है प्रिपरेशन में। इसको तो शब्दों में कैसे मैं भूलूं अब, लेकिन बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। देखो एक्चुअल में अ, शुक्रिया अदा करना या फिर शब्दों में उस चीज को पिरोना बहुत मुश्किल होता है। बट यही है कि आखिरकार जो मेहनत होती है वो स्टूडेंट की ही होती है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे होते हैं कि हमारा काम है वो हम ईमानदारी से करें,
एक स्टूडेंट आपके पास आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले, हम अपना कर्म ये करें। बाकी मेहनत ही है आपकी जो इस मुकाम तक पहुंचाती है आपको। तो बहुत अच्छा लगा संयम आपसे बात करके। आपने बहुत सारी इंसाइट्स हैं वो शेयर करी, बहुत सारी बातें जो, क्योंकि आप जब एक रैंक तक पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आप अप देख रहे होते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं जो कि उनकी जिंदगी में बहुत वैल्यू ऐड कर सकती हैं, एक दिशा दिखा सकती हैं उनको। क्योंकि अ, जब एक स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोच रहा होता है तो उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि कैसे कर पाया होगा या कैसे हो पाएगा। बट जब वो एक पूरी सक्सेसफुल स्टोरी को देखता है, जीता है उसको, तो उसको लगेगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी कहानी और मेरी कहानी है वो लगभग एक जैसी ही है। जैसे इस बात को बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक सबसे कॉमन डाउट यही रहता है कि सर मेरी जो मैं प्रिपरेशन तो करी मैंने, बट मैं वो रैंक अचीव नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। अब मैं क्या मास्टर करूं, उसके साथ साथ मैं कर सकता हूँ क्या? तो आप सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि मास्टर के साथ भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। वहां पर भी बैठ के आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको वहां पर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देखो ये कितनी आसान, मतलब कितना अच्छे से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। हाँ और सही सर है। बीएचयू में तो बहुत अच्छा था कि हम्म जैसे जब मन नहीं लगे तो कभी घाट पे चले जाओ, कभी मंदिर चले जाओ, इतने मंदिर हैं, बीटी है हमारा हम्म यहाँ पे, तो घूमने का भी अच्छा रहता है। और प्लस घर पे रह करके आप घर से अच्छा है कि आप आईआईटी आ ही जाओ, मैं तो कहता हम्म हूँ हम्म अच्छी हम्म प्रिपरेशन भी हम्म। हो जाएगी। और अगर आप बीटेक में कर चुके हैं डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन, तो मास्टर्स में ज़्यादा हाथ पैर फेंकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ के भी लाई जा सकती है प्रैक्टिस करके। और अगर एक रात में कैसे पेपर पास करना है इसकी जानकारी चाहते हो तो संयम से कांटेक्ट करवा देंगे आपका। ठीक है, इस मामले में पारंगतता हासिल कर रखी है बचपन से ही। नहीं, बढ़िया है। तो अच्छा लगा संयम आपसे बात करके, शुक्रिया आपने इतना अपना टाइम दिया। और हम तो तो आपको मुझे बेस्ट भी बहुत विशेष अच्छा लगा। बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, इससे भी बड़े माइलस्टोन है वो अचीव करें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है संयम, ठीक है, हो गई अपनी बात अच्छे से। अच्छा कहानी बोला। भी हो गई सर। हाँ। हाँ, तो यहीं पे होनी थी। तो मैंने सर बढ़िया है आपको आप। कई पहले हम्म। बहुत मैसेज किए थे कि आप कहते कि इतनी बजे कॉल करना, मैं करता था लेकिन बात हो नहीं पाती थी, वो लेक्चर्स में ही हो पाती थी मेरी आपसे बात। आज फाइनली इतनी हो रही बातें तो कर बहुत ली अच्छा ना लगा हमने। आपसे। शुरू शुरू में तो तुम्हें मैंने इतना डांटा था भाई, मेरे को भी याद है संयम को कैसे लपेटा है मैंने। ठीक है, क्योंकि वैसे तुमने अपनी दिल की बात बोल दी थी, मैं ये कर रहा हूँ सर वो कर रहा हूँ, तो मैंने कि भाई कुछ नहीं होना तुम्हारा अगर तुम ट्यूशन नहीं निकालोगे तो। मेरे को याद है, क्योंकि मैं दो चार बच्चों को डांटता हूँ तो मेरे को याद रहते हैं कि इस चीज को मैंने लपेटा है क्लास के अंदर। बट वो आखिरकार, मतलब अगर वो उसको यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है ना, सुधार और होता है। आपसे क्लास में पढ़ के भी सर बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि सर आप सर रिलेट कर पाते हैं, मुझे ये लगता है स्टूडेंट अरे वो बहुत हम अच्छे। आपकी आत्मा में घुस जाते हैं ना। सर आप बिल्कुल वही कंडीशन बता देते हो कि तुम ये कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और हम वो चीज एनालाइज भी नहीं कर पाते अपने बारे में, वो आप बता देते हैं कि ये हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें ये करना चाहिए, तो लगता है कि हाँ सर सही बोल रहा हाँ हाँ, मतलब वही बोला ना, आत्मा में घुस जाते हैं। हम तो बोलते ही वही हैं जो लगता है कि अभी क्या हो रहा होगा, ठीक है, अभी क्या जी रहा होगा। वही बोल देते हैं, तो वो अपने आप आ जाता है। अरे वो, मतलब हम आपके साथ इंगेज रहते हैं ना, बहुत इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं, तो आपके जैसे ही हो जाते हैं बाद में, है ना, वो जरूरी भी है। अब मान लो कि मैं दूसरी दुनिया की बातें करूं, ठीक है, वो तो सच क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दौड़ ही नहीं पाओगे। बट आपकी कहानी को अगर हम, क्योंकि प्रिपरेशन करवाते टाइम भी तो हम आपकी कहानी को जीते हैं ना, प्रिपरेशन करवाते टाइम भी हम आपकी ही कहानी को जी रहे होते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और प्रिपरेशन ही हम कर रहे हैं। एक टीचिंग करना लर्निंग का सबसे बड़ा वे होता है। मतलब अगर आप टीचिंग कोई चीज को डिलीवर करके जो तुम सीखते हो ना, वो भी एक वे है सीखने का।
तो तुम जैसे सीख रहे हो वैसे ही मैं सीख रहा हूँ उस दौरान। बस फर्क इतना है कि तुम उसको जी रहे हो, बोल रहे हो, बट ये इंटेंट नहीं है कि तुम मतलब सामने वाले को कुछ सिखा रहे हो। जैसे मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि चलो आज हम ये सीखेंगे, या फिर तुम ये सीखने के बाद तुम एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज में। मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हें मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, इसमें बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है कि तुम किस चीज, किस तरीके से, पर्सपेक्टिव क्या है तुम्हारा। तो पर्सपेक्टिव अगर खुद का लर्निंग है, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो अगर मेरा सिर्फ आंसर निकाल के दिखाना अगर पर्सपेक्टिव रहेगा तो कभी भी वो जो की जो चीज नहीं आएगी। तुम क्वेश्चन ऐसे करो जैसे तुम खुद कर रहे हो उसको, तो वो वहां से सीखेगा कि यार अच्छा ऐसा किया जा सकता है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, क्योंकि आप वही सीख रहे हो जो देख रहे हो, है ना। तो ये पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और सर क्वेश्चन सॉल्व करना भी सर मैं आप ही से सीखा था। जैसे सीआरई में सर आप कोई टफ से टफ बड़ा सा सवाल आप 3 स्टेप में बता देते कि अब ये ऐसे होगा, अब ये आ गया तो अब इस इक्वेशन से मैं ये निकाल दूंगा, फिर इसमें पुट करके ये आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत आसान सवाल है, ये तो हम पता नहीं कैसे सोच रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि वो शुरुआत में थिंकिंग इमेच्योर रहती है। जैसे हम भी जब मतलब प्रिपरेशन जर्नी में, जैसे आज आपको हम बताएं, जैसे हम 17 से पढ़ा रहे हैं, आज 25 हो गया है। 17 में हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते थे और 25 में आज हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया है उसमें। तो आपको जादू इसलिए लगता है क्योंकि उसके पीछे 8-10 साल की मेहनत, मतलब वो मंथन छुपा हुआ है कि ऐसे 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 अलग अलग तरीके से करके देख लिया गया। तो अब रास्ता ये देख लिया गया कि ये सबसे क्रिस्टल क्लियर वे है ना। अब और भी ज्यादा उसे क्रिस्टल क्लियर हो सकता है, बट 7 साल से जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो सकता है वो ये है। तो उससे आपको वो चीज बहुत अफेक्ट करती है कि आपको मतलब ऐसे बहुत दिनों की मेहनत एक साथ मिल जाती है। नहीं तो अब हम 17 में हम अपने खुद के मेथड देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो बहुत इनएफिशिएंट मेथड है, आप अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो हो ही नहीं पाएगा। बाद में धीरे धीरे वो इवोल्व होता है टाइम के साथ, ट्रिक्स इवोल्व होती हैं, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प हो जाती हैं। इसीलिए तो कोचिंग का टीचर मेस्मराइज कर देता है जब आपको वो पढ़ाता है। तो तभी आपको लगता है कि यार ये कितना सिस्टमेटिक और कितना अच्छे से एक बात बता दी जो बहुत ही सिंपल है, और मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा था इसके बारे में ना, क्योंकि उसके पीछे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला अनुभव छुपा रहता है ना, इसीलिए। और सर अ, ये रैंक तो सर आ गई है, लेकिन अब मतलब इतना श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते कि पीएसयू में सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर सर नहीं भी हुआ हम्म। तो सर नेक्स्ट ईयर भी मैं दूंगा वेट, और सर हाँ हाँ, डेफिनेटली मैं मतलब अच्छी ही रैंक लाऊंगा। तो मजा आने लग जाता है ना आपको। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर तुम अच्छा कर रहे हो ना तो फन बन जाता है। मैंने कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, आराम से अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, पास भी कर जाते हैं, बहुत जगह पर जॉब ज्वाइन भी कर लेते हैं, बट फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए ही जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव आपने एग्जाम भी दिए दिया जा था रहे सर? हैं। इवन आपने दिया था सर गेट? इवन हमने मतलब गेट एग्जाम भी दिया, इसके अलावा पीछे जितने भी एग्जाम हुए हमें मजा आने लग गया, आज भी हम एग्जाम देते हैं। ठीक है, जैसे HURL हमने अभी रिसेंटली पास कर दिया, हमने वहां पर अब ज्वाइन तो करना नहीं है हमें, तो ठीक है वो ऑफर लेटर ले लिया, देखो हमने, ये देखो ये हमारे पास ही है। तो मतलब चलता रहता, करते रहते हैं। अब इसमें भी गेट में भी डबल डिजिट है, बट मतलब ठीक है, अब क्या ही शो करें, अब क्या मतलब हुआ, ठीक है कि क्या ढोल पीटना। ठीक है, टीचर हो, ठीक है तुम कर सकते हो, मैं तो कभी बताता भी नहीं किसी को कि क्या हो रहा है, बस मैं अपनी मजे के लिए करता हूँ कि हाँ मजा आ रहा है, तुम कर रहे हो, ठीक है। बढ़िया है। इसलिए देते रहते हैं एग्जाम, जब तक एलिजिबल है तब तक चीजों को हम अटेम्प्ट करते रहते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने से भी मतलब वो दिमाग की शार्पनेस बनी रहती है, नहीं तो ब्लंट हो जाती है तुम्हारी इंटेलेक्ट। सच्चाई तो यही है। जैसे अगर तुम खुद टीचर हो, सवाल तुम सोल्व नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी भी हालत बहुत खस्ता हो सकती है। सच्चाई यही है ना। इसलिए तुम्हें वो कहानी को जीना पड़ता है, तभी तो हम रिलेट कर पाते हैं। जब तुमने बोला ना कि सर आप कैसे रिलेट कर पाते हो, मतलब आप ऐसा लगता है जैसे मैं यही गलतियां कर रहा था, या फिर मैं क्या कर रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, बट अब समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो कहानी को मैं जी रहा हूँ बराबर तुम्हारे बैठ के, तुम्हारे जैसे ही कहानी जी रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली, लर्नर की तरह ही कहानी, मतलब तुम्हारी कहानी चलती है। एक टीचर सबसे बड़ा लर्नर होता है अगर देखा जाए तो। हम 12 सब्जेक्ट भी इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम वो स्पार्क लूज नहीं करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ के फिर 8 सब्जेक्ट भूल जाएं। हम ऐसा कभी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो एकदम इक्वलेंट बना रहे सब कुछ, है ना। इस वजह से बाकी देखो हम करने को, जैसे हम सिंगल डिजिट भी, मतलब एक टीचर के लिए कई बार क्या हो जाता है, जैसे पेपर में हम बैठे हैं, मॉक टेस्ट तुम्हें देके जाना चाहिए। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं देके जाओगे तो तुम चाहे टीचर भी हो, तुम्हें सब कुछ आता भी हो, तब भी तुम्हारे लिए परफॉर्म करना आसान नहीं होगा गेट एग्जाम के अंदर। अब अगर मैं मॉक टेस्ट देके जाऊं तो सिंगल डिजिट आ जाएगी, बट अगर मान लो कि मैं ऐसे ही चला जाऊं तो डिसेंट रैंक तो तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है ना। डबल डिजिट तो आ जाएगी। बट टॉप अगर तुम्हें करना है
तो तुम्हें उनको compete करना है जिनका अभ्यास बहुत उन्नत दृष्टि का है ना। आप सोच के देखो जो टॉप ला रहे हैं वो कितना प्रैक्टिस करे, जैसे आपने 25-26 मॉक टेस्ट दिए, तो आपको एटलीस्ट उतना मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो आप आराम से compete कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप सिंगल डिजिट ला सकते हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट आपको एक कहानी है वो लर्नर की ही जीनी पड़ेगी। ठीक है, टीचर वाली कहानी से आप डिसेंट तक पहुंच सकते हो, बट लर्नर वाली चीज को जब आप पूरी तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते हो ना, तो सिंगल डिजिट तब तक मतलब है, थोड़ा मुश्किल है। फर्क तो वैसे 5-7 नंबर का ही पड़ता है, बट वो सिली मिस्टेक्स भी तो कारण तो वही रहता है ना कि अभ्यास की कहीं ना कहीं कमी। ठीक है, इसलिए तुम भी सिली मिस्टेक कर रहे हो, यही चीजें सर होती हैं एक इसमें। हम्म। डाउट होता है सर, सर कितने चांसेस है सर मेरे गेल और ईआईएल में 92 रन? देखो ईआईएल में तो 12 वैकेंसी आई हैं, तो अगर वो 5 गुना बुलाते हैं या फिर आप 7 गुना बुलाते हैं, कितना बुलाते हैं, तो ईआईएल में तो आप देखो अगर आ जाए इंटरव्यू के लिए कॉल तो बढ़िया है। तो कॉल कॉल आने का सर चांसेस तो है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं 23 के पास आउट हैं, 23-22 जो रैंक करते हाँ हाँ, तो अब देखो उसमें क्या है कि मतलब गेल में और ईआईएल में आप तो यही मान के चलो कि, क्योंकि देखो अब गेट तो तुम्हारा हो गया ना, मतलब हैं। जी सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मसाला जो चाहिए होता है वो लगभग है तुम्हारे पास। तुम थोड़ा इंटरव्यू की तरफ अब करना स्टार्ट कर दो। वैसे तुम्हारी कम्युनिकेशन मैंने अभी ऑब्जर्व करी, ठीक है तुम्हारी कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी अगर कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें अगर नॉलेज रहेगा तो वो आराम से कर देगा इंटरव्यू। ठीक है ना, क्योंकि मैटर ये कर जाता है कि आप अपनी चीजों को डिलीवर कैसे करते हो। थोड़ा सा आप ये चीज इंप्रूव कर सकते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज में, कि आप जब कभी भी कम्युनिकेट करो ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने देखो। आप जैसे मान लो कोई चीज याद कर रहे हो तो आप ऐसे करके याद करते हो ना, क्योंकि याद वाला राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन में वो प्रोसेस होता है, तो आप उसी तरफ देखने लग जाते हो अनकॉन्सियसली। तो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। बाकी बोलने का लहजा आपका बहुत सही है, उसमें नॉलेज रहेगा तो आप आराम से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और ऑब्वियसली आप गेट एग्जाम का पढ़ के आए हो तो नॉलेज तो है ही उसके पीछे, है ना। तो अच्छे से आप थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी भी कर दो स्टार्ट। बाकी हम बेस्ट के लिए होप कर सकते हैं कि हमारे लिए आए कॉल और हम अच्छा करके आए, है ना। क्योंकि जिनकी टॉप 10 टॉप 20 में आ जाती है वो थोड़े श्योर हो सकते हैं, बट जब जी सर। आपकी रैंक 100 के तकरीबन है तब आप श्योर हो भी सकते हैं। अगर आईयूसीएल ले आपको मतलब थ्रू गेट स्कोर और अच्छी वैकेंसी आए, बट चीजें वेरिएबल है, मतलब आपको अच्छा करना ही होगा एनी हाउ इंटरव्यू के अंदर, आप अपनी तरफ से कर भी यही सकते हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी करो, ठीक है ना, थोड़ा ऐड करो अपनी, और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन है वो जारी रखो। बाकी छोटे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी भी आप तैयारी करते रहो।